हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम आगे के सेक्शंस करेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट के हमने सेक्शन 24 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से हम सेक्शन 25 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट को करेंगे। तो देखिए सेक्शन 25 क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन, रिन्यूअल, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेडमार्क का, उसका रिन्यूअल कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, रेजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, जो से भी आप एग्जाम दोगे, कि ट्रेडमार्क एक्ट जो होता है वो ट्रेडमार्क जो होता है वो कितने टाइम के लिए आपका रजिस्टर्ड होता है। तो 10 ईयर्स के लिए वो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए वो रजिस्टर्ड रहता है, बट मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। और फिर उसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है। तो पहली बात तो होगी आपके 10 ईयर्स के लिए रहेगा, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। देन द रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो है एप्लीकेशन लगाता है ऑफ ट्रेडमार्क इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस रिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो फिर वो उसको रिन्यू कर देगा, और कितने टाइम के लिए रिन्यू करेगा इस रजिस्ट्रेशन को, 10 ईयर्स के लिए। जिस दिन भी उसने जैसे इसका पहले जब ये वाले 10 ईयर्स खत्म हो रहे हैं ना, इसके बाद दोबारा जिस दिन एक्सपायरेशन हो रही है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन की, वहाँ से फिर और 10 ईयर्स के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। एज द केस में भी विच डेट इज इन द सेक्शन रेफर टू एज द एक्सपायरेशन ऑफ लास्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में बोला कि रिन्यू होगा, रिन्यू भी 10 साल के लिए होगा, और ओरिजिनली भी ये 10 साल के लिए ही रहेगा। ठीक है। फिर सब सेक्शन 3 बोलता है एट द प्रिस्क्राइब टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क द रजिस्ट्रार शेल सेंड अ नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर of the date of the expiration and the condition as to the payment of fees and otherwise upon which the renewal registration may be obtained। तो जब भी उसका रजिस्ट्रेशन, ये जब 10 ईयर्स खत्म होने वाले होंगे ना, उसका जब एक्सपायरेशन होगा, तो ये इसकी ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी बनती है, रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि वो उसको एक क्या भेजेगा, उससे पहले पहले जब उसका वो रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला होगा, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को एक नोटिस भेजेगा, जो भी जिस भी दिन उसका डेट ऑफ एक्सपायरेशन होगा उससे पहले, और उसको बताएगा कि आप अगर पेमेंट वगैरह कर दोगे, जो फीस है वो सब आप दे दोगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल हो जाएगा। एंड इफ द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ of those conditions have not been duly complied with the registrar may remove the trademark from the register। और अगर वो नहीं करता, जैसे पेमेंट वगैरह दोबारा से नहीं करता, तो जो रजिस्ट्रार है उसका जो ट्रेडमार्क है उसको वहाँ से रिमूव कर सकता है। ठीक है। Provided that registrar shall not remove the trademark from the register if the application is made in the prescribed form and the prescribed fee and surcharge is paid within 6 months from the expiration of the last registration of trademark and shall renew the registration of the trademark for period of 10 years। तो यहाँ पे बोला है कि जो रजिस्ट्रार है ना, वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हटाएगा, उसमें से कब नहीं हटाएगा वो आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आप विद इन 6 मंथ्स जो भी फीस वगैरह और जो सरचार्ज बनता है वो पे कर देते हो 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ड्यू हो रहा था और आपको वहाँ रिन्यू कराना था, तो फिर वापस वो आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, रिन्यू कर देगा रजिस्ट्रार, और उसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है। वेयर द ट्रेडमार्क हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर फॉर नॉन पेमेंट, और जहाँ पे जो आपका रजिस्टर जो ट्रेडमार्क है उसको रिमूव किया गया था रजिस्टर से, किस लिए रिमूव किया गया था, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब फीस को पे नहीं किया था। तो रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, आफ्टर 6 मंथ एंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क on receipt of an application in the prescribed form and payment of the prescribed fee, if satisfied that it is just to do so, restore the trademark of the register and renew the registration of trademark either generally or subject to such conditions or limitation as it think fit to impose for a period of 10 years from the expiration of last registration। देखो 6 महीने के अंदर अंदर आप करते हो तो वहाँ पे तो उसको शेल बोला गया, तो उसको नहीं रिमूव करना, लेकिन अगर 6 महीने के बाद और 1 साल के अंदर अंदर करते हो तो वहाँ पे रजिस्ट्रार की क्या दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गई है। उसको अगर ठीक लगता है, तो अगर वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ जो भी है, अगर इसने मेरे पास एप्लीकेशन लगाई है 6 महीने बाद भी, लेकिन विद इन 1 ईयर लगाई है, तो उसके पास जो भी रीजन है अपने उसके हिसाब से, तो मेरे को इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू कर देना चाहिए, तो फिर रजिस्ट्रार वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यू कर देगा। और कब से रिन्यू करेगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हुई थी वहाँ से लेकर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो आपका रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो सेक्शन 25 के अंदर हमें ये बात बोली गई है। तो यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन रहता है 10 ईयर्स के लिए, और उसको आप रिन्यू करा सकते हो कितने टाइम के बाद, आप उसको फिर वापस जब आपका खत्म होगा तो आपको विद इन 6 मंथ्स उसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है। और फिर वो आपका रिन्यू हो जाएगा, तो फिर आपका वापस से वो 10 ईयर्स के लिए माना जाएगा। ठीक है। प्रिस्क्राइब फीस वगैरह आपको पे करनी होगी। तो ये हो गया आपका कि रिन्यू कैसे होता है और रिमूव कब हो जाता है। अगर आप नहीं प्रिस्क्राइब फी करोगे तो पे करोगे, तो ये पावर होती है रजिस्ट्रार के पास कि वो उसको रिमूव कर सकता है। अब इफेक्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर टू फेलियर टू पे फीस फॉर रिन्यूअल। अब क्या इफेक्ट होगा ऑफ रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर की, अगर रजिस्टर से ट्रेडमार्क को हटा दिया जाता है फॉर फेलियर टू पे फी, अगर आप जो रिन्यूअल की फीस पे करना है वो आप फेल कर जाते हो पे करने के अंदर, तो वेयर ट्रेडमार्क हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर फॉर फेलियर टू पे द फी फॉर रिन्यूअल, की भाई अब आपका नाम हट चुका है, आपने जो आपका टाइम पीरियड दिया गया था उसके अंदर अंदर आपने फीस जो है वो पे नहीं की थी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा,
It shall nevertheless, for the purpose of an application for registration of another trademark during 1 year next after the date of the removal, be deemed to be trademark already on the register unless the tribunal is satisfied either. तो देखो क्या बोल रहा है कि जब आपका जो रजिस्ट्रार जो ट्रेडमार्क है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने फीस पे नहीं की, तो फॉर द पर्पस ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अब मान लो कोई नई एप्लीकेशन आती है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो ट्रेडमार्क की लगती है, जो कोई और ट्रेडमार्क के लिए लगती है, ड्यूरिंग 1 ईयर, तो 1 साल तक, नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन भी रिमूव हुआ है ना उसके विद इन 1 ईयर तक, बी डीम्ड टू बी ट्रेडमार्क ऑलरेडी ऑन द रजिस्टर, तो ये माना जाएगा कि अभी भी वो जो पुराने वाला ट्रेडमार्क है वो अभी भी रजिस्टर में ही है, चाहे हालांकि उसका नाम हट चुका है रजिस्टर से, फिर भी अभी भी यही माना जाएगा कि वो अभी भी रजिस्टर के अंदर है ही। तो यानी कि जो नया ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आई है इस पुराने नाम से, तो वो उसको अलाउ नहीं होगी, बोला जाएगा कि पहले से ही रजिस्टर है। अनलेस द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाई ईदर, या फिर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए इस बात से, क्या, दैट देयर हैज़ बीन नो बोनाफाइड ट्रेड यूज ऑफ ट्रेडमार्क विच हैज़ बीन रिमूव ड्यूरिंग द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट्स रिमूवल की, ये जो ट्रिब्यूनल है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी बोनाफाइड ट्रेड के लिए यूज़ नहीं किया गया उस ट्रेडमार्क को जिसको रिमूव किया गया था पिछले 2 साल के अंदर, मतलब कि जब उसको रिमूव किया गया उसके पिछले 2 साल के अंदर उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया, और that no deception or confusion would be likely to arise from the use of trademark which is the subject of the application of registration by reason of previous use of trademark which has been removed। या फिर वो बोल रहा है कि ये जो नया ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आई है ना, इसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी पुराने वाले ट्रेडमार्क के साथ। अगर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है ट्रिब्यूनल, तो नई एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये 2 बातें सेक्शन 25 और 26 के अंदर बोली गई है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हमें बताया गया। तो नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो अब अगर आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है तो इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा इन्फ्रिंजमेंट के लिए। अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि आपकी बिना मर्जी के आपका ट्रेडमार्क यूज़ किया जा रहा है। तो नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग टू प्रिवेंट और टू रिकवर डैमेजेस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो यानी कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो और वो रजिस्टर नहीं है और आपका कोई और ट्रेडमार्क यूज़ कर लेता है यानी कि इन्फ्रिंज करता है, तो उसके कारण आप उसके ऊपर सूट नहीं कर सकते कि आप उसको वो यूज़ करने से मना करो या प्रिवेंट करो या फिर कोई डैमेजेस रिकवर करो। तो इस चीज़ के लिए आप कोई भी सूट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। Nothing in this act shall be deemed to effect right of action against any person for passing of goods or services as the goods of another person or services provided by another person or the remedies respecting thereof। लेकिन passing off के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर सेक्शन 28 क्या बोलता है, राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, की क्या राइट्स आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने से, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको क्या राइट्स मिलेंगे। तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क शेल इफ वैलिड, अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो क्या है वो वैलिड है, गिव टू द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, जिसके नाम पे भी वो रजिस्टर्ड है, उसको क्या राइट मिल जाएंगे, ऑफ ट्रेडमार्क द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द ट्रेडमार्क। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सक्लूसिव यूज टू ट्रेडमार्क, कि अब उसको क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव यूज मिल जाएगा कि अब वो उसको यूज़ कर सकता है। टू द गुड्स और सर्विसेज रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, जिस चीज़ के लिए भी उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, जिन गुड्स और सर्विसेज के लिए, उसके लिए उसके पास एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा कि वो उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है। टू ऑब्टेन इटसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इन मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और वो इन्फ्रिंजमेंट का सूट भी कर सकता है कि अगर उसका कोई ट्रेडमार्क उसकी बिना मर्जी के यूज़ कर रहा है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसको रोक सकता है वो उस व्यक्ति को जो यूज़ कर रहा है, और उससे डैमेजेस भी रिकवर कर सकता है। और ये जो एक्सक्लूसिव राइट है ये क्या है, शेल बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस एंड लिमिटेशन टू विच रजिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी कंडीशंस को या कोई लिमिटेशन जिसके रिगार्डिंग लगाई गई है, मतलब इस एक्ट के अंदर या ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वो लिमिटेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के ऊपर। वेयर 2 और मोर पर्सन आर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं एक ट्रेडमार्क के लिए, विच आर आइडेंटिकल, जो कि एक जैसे ही हैं, विद और नियरली रिजेंबल ईच अदर, जैसे 2 बना दिए तो एक और दूसरा दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज ऑफ एनी ऑफ दोज ट्रेडमार्क शेल नॉट एक्सेप्ट सो फार एज देयर रिस्पेक्टिव राइट्स आर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन लिमिटेशन एंटेड टू द रजिस्टर बी डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड बाय वन of those persons against any other of those person merely by registration of trademark, but each of those person otherwise is the same right against other person as he would have if he were the sole registered proprietor। तो दोनों के पास ऐसे ही राइट होगा जैसे कि उन्होंने अपना सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेक्शन 28। तो हमने 25, 26, 27 एंड 28 किया है। फिर हम सेक्शन 29 नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, जिसके अंदर किस बारे में बात करेंगे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, की अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 28 तक कवर कर लिया। आई होप आपको सेक्शन 25, 26, 27 एंड 28 समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।